हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज की क्लास में हम अपने हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था 1351 तक। और आपने ये किया था कि 1351 के अंदर आप सभी ने किया था 1351 के अंदर थट्टा नामक स्थान पर, सिंध में एक स्थान है थट्टा, ठीक है। सिंध में एक स्थान है थट्टा। थट्टा नामक स्थान पर क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई बेटा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक डाइट। यहां तक आप सभी ने पढ़ा। तो आप जो है सीक्वेंस के अंदर इन चीजों को पढ़ते जाइए, आपको हर चीज बढ़िया से समझ आएगी और डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, 1351 में थट्टा नामक स्थान पर जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई, बड़ा कंट्रोवर्शियल राजा था, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स भी इनको कहा जाता है और इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने टोकन करेंसी जारी करी, कुछ बहुत सारे ऐसे इनके डिसीजन थे जो डिसीजन क्या है कि मतलब गलत साबित हुए। और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा राजा था सल्तनत सल्तनत टाइम के अंदर। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इसके मरने पे ये कहा गया कि एक ऐसा राजा जिसके मरने पर जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई, और ऐसा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सबसे पहली बात, मोहम्मद बिन तुगलक की जैसे ही डेथ हुई, इसकी डेथ के बाद इसका चचेरा भाई सुल्तान बनता है। चचेरे भाई का नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सबसे महाराजा दिल्ली सल्तनत का। और अगर बात करें तुगलक वंश का भी काफी महाराजा हुआ है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सबसे पहली बात, फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक 1351 में क्या बना, दिल्ली का सुल्तान बना। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था, 1388 तक, ठीक है। 1388 तक ये जो सुल्तान सर्व करता है, 1351 से लेकर 1388 तक ये क्या रहता है, दिल्ली का सुल्तान रहता है, ठीक है। बहुत सारे इसके काम ऐसे थे जिससे मतलब जो है ये महाराजा कहलाया। सबसे पहली बात हाँ जी, फिरोज शाह तुगलक की सबसे पहली बात ये क्या था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता था, क्योंकि इसकी माता हिंदू थी और इसका पिता मुसलमान था। इसलिए उलेमा जो वर्ग था ना उस समय, जो मतलब धार्मिक वर्ग था, वो कहीं ना कहीं से नाराज था। उसको ये लगता था कि ये मतलब हिंदू माता से जन्मा है, तो कहीं ना कहीं मतलब हिंदूवादी विचार ना रखता हो फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो सबसे पहली बात, फिरोज शाह तुगलक जैसे ही राजा बना, इसने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण इसको मतलब काफी कुछ काम ऐसे थे जिसके कारण ये महान कहलाया। सबसे पहली बात, ही स्टैब्लिश 6 सिटीज। इसने 6 शहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। इसने 6 शहर बसाए। कौन कौन से 6 शहर, सबसे पहली बात करें पंजाब में फिरोजपुर। पंजाब के अंदर फिरोजपुर, जो कि सतलुज नदी के किनारे है, ठीक है। जो कि सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर, और फिरोजपुर को बसाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। नंबर 2, फिरोजपुर के बाद में इन्होंने बसाया कौन सा, जौनपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जौनपुर, और ये जौनपुर जो है जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है गोमती, ठीक है। उस नदी का नाम है गोमती, और ये गोमती नदी के किनारे जौनपुर है, ठीक है। काफी बड़ा शहर, काफी फेमस शहर। फेमस किस बात के लिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, किसी समय के अंदर एक शहर था शिराज, ठीक है, शिराज। और शिराज शहर कहां का था, ईरान का था। और वो दुनिया में मुस्लिम शिक्षा का सबसे बड़ा फेमस, सबसे बड़ा केंद्र था। सबसे फेमस जो सेंटर था मुस्लिम शिक्षा का, वो शिराज था। और उसी प्रकार भारत में मुस्लिम शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, जौनपुर। और इसी वजह से जौनपुर को कहा जाता है शिराज ए हिंद। इसको शिराज ए हिंद कहा जाता है। और क्योंकि आपा पढ़ते हैं ईस्ट में, ठीक है, ईरान के आपा किस साइड पढ़ते हैं, ईस्ट में, इसलिए इसको सिराज ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसको सिराज ए ईस्ट कहा जाता है, यानी पूर्व दिशा का सिराज कहा जाता है, हिंदुस्तान का सिराज कहा जाता है। और सिराज किस जगह का, मतलब किस देश में है, तो आपने बताना ईरान में है। और किसी समय मुस्लिम शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, क्या, तो आप सभी ने बताना सिराज, ठीक है। हिस्ट्री को आप क्रम वाइज पढ़िए, हिस्ट्री को आप क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़िए, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पढ़िए, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है। तो फिरोजपुर शहर बसाया पंजाब के अंदर, जौनपुर शहर बसाया गोमती नदी के किनारे, सिराज ए हिंद कहा जाता है और सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसने एक शहर बचाया जिसका नाम था फिरोजाबाद। इसका नाम था फिरोजाबाद।
और फिरोजाबाद कहाँ पर आज के टाइम में, यूपी में है, ठीक है ना। और ये जाना जाता है कांच के लिए, ठीक है, ग्लास के लिए, इसको सिटी ऑफ ग्लास या द ग्लास सिटी, इसको द ग्लास सिटी कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा बेंगल्स बनती है, यानी चूड़ियां बनती है, इसलिए इसको बेंगल सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, बेंगल्स, बेंगल्स सिटी भी कहा जाता है, चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। और ग्लास सिटी भी कहा जाता है किसको, तो आपने बताना सर इसका नाम है फिरोजाबाद, और ये कहां पर है, यूपी के अंदर। इसके अलावा इन्होंने एक शहर बसाया, और जौनपुर किसके नाम पे बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई, भाई कौन थे इनके बड़े भाई जो, या जो मतलब तौजी के बेटे, और जिनका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, जौना। तो अपने जौना खान के नाम से, ठीक है, ये जो जौना खान था ना, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जौना खान, और ये जौना खान कौन था, यही जौना खान चल के आगे क्या कहलाया, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी जौना खान के नाम से इन्होंने जो शहर बसाया, इस शहर का नाम क्या था, इस शहर का नाम था जौनपुर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खान, और जौना खान के नाम से ही फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया, क्या नाम था, जौनपुर। इसके बाद में फिरोजपुर, फिरोजाबाद हो गया। आगे लिखेंगे फिरोजाबाद के बाद में फिरोज शाह कोटला, फिरोज, दिल्ली में एक शहर बसाया फिरोज शाह कोटला, ठीक है, इन्होंने दिल्ली में एक शहर बसाया, और शहर का नाम क्या था, फिरोज शाह कोटला। और आपने एक बात याद रखनी है, फिरोज शाह कोटला जो शहर था ये दिल्ली में है, और यहीं पर एक स्टेडियम था जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह, यहाँ पर एक स्टेडियम था जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, और इस स्टेडियम का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। इस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद फिरोजाबाद के बाद में एक शहर बचा जिसका नाम क्या था बेटा, फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद, हरियाणा के अंदर एक टाउन है फतेहाबाद, ठीक है। और किसके नाम से बसाया, अपने बेटे फतेह खान के नाम से, फतेह खान, ठीक है। इसका एक बेटा था फिरोज शाह तुगलक का जिसका नाम क्या था, फतेह खान, और फतेह खान के नाम से इसने हरियाणा के अंदर एक शहर बसाया, ठीक है, सिरसा और हिसार के बीच में एक शहर है, और जिसका नाम क्या है शहर का, तो आपने बताना है फतेहाबाद। और ये शहर किसने बताया, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और छठवां शहर कौन सा बसाया इन्होंने, छठवां शहर बसाया हिसार, ठीक है, छठवां शहर कौन सा बसाया, हिसार। और हिसार कहां पर है बेटा, ये भी हरियाणा के अंदर है, ठीक है, हिसार शहर कहां पर है बेटा, हरियाणा के अंदर है। तो इन 6 सिटीज का निर्माण किसने करवाया, सबसे पहली बात मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया, ठीक है। और हिसार में हरियाणा का एकमात्र एयरपोर्ट है जिसका नाम है पहले नाम था उसका हिसार एयरपोर्ट था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर महाराजा अगरसेन एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। हिसार में हरियाणा का एकमात्र एयरपोर्ट है जिसका नाम है बेटा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, और ये कहां पर है, हिसार में, हिसार हरियाणा में है। और इन 6 शहरों को बसाने वाला कौन था, तो उस राजा का नाम था आप सभी ने बताना सर, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। उसके बाद एक बात आती है सर, ये बड़ा ही काइंड हार्टेड इंसान था, ठीक है, ये बड़ा ही काइंड हार्टेड इंसान था, जिसकी वजह से लिखेंगे ही वॉज, आगे आप पढ़ेंगे क्यों काइंड हार्टेड था, ठीक है, ही वॉज काइंड हार्टेड सुल्तान। ये बड़ा ही मतलब दयालु इंसान था, दयालु मतलब इंसान, प्रवृत्ति का इंसान था, और इसने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से इसकी तुलना आगे मतलब जो मुगल लोग आएंगे उनमें एक महाराजा होगा अकबर, ठीक है, और इसकी तुलना क्या की जाएगी, अकबर से की जाएगी, ठीक है, क्योंकि अकबर के काम ज्यादा महान थे, इसलिए इसकी तुलना अकबर से की जाएगी, ठीक है। अगर इसके काम ज्यादा महान होते तो अकबर की तुलना इससे की जाती। तो आपने याद रखना है, ही वॉज मोस्ट काइंड हार्टेड सुल्तान, इसी वजह से इसको कहा जाता है अकबर ऑफ, इसको कहा जाता है अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड, इसको कहा जाता है अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। क्वेश्चन आएगा किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को, किस तुगलक वंश के राजा को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, तो आपने बताना ही कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को, और इस सबसे काइंड हार्टेड सुल्तान था, ठीक है। अब इसके काम देखते क्या क्या काम थे। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, इसके पिताजी मुसलमान थे, माता हिंदू थी, इसलिए उलेमा जो वर्ग था ना, यानी जो मतलब धार्मिक सबसे बड़े जो नेता होते थे उनको उलेमा कहा जाता था। वो उनको ये लगता था कहीं ना कहीं ये मतलब हिंदू का पक्ष ना ले, इसलिए अपने आप को कट्टर दिखाना चाहता था, इसीलिए वजह से देखेंगे ही वॉज द
फर्स्ट सुल्तान, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इंप्लीमेंट या अप्लाई, टू इंप्लीमेंट या टू इम्पोज, ये पहला सुल्तान था जिसने इम्पोज किया जजिया, जजिया ऑन हिंदू बेटा, ठीक है, या ब्राह्मण्स, ऑन ब्राह्मण्स, ठीक है ना। ब्राह्मण्स पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था, आपने बताना है फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले इस भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन उसने ब्राह्मणों पे, विकलांग लोगों पे, महिलाओं पे, इन पे जजिया नहीं लगाया। लेकिन पहला सुल्तान जिसने जजिया लगाया तो उसका नाम क्या था, तो आपने बताना इसका नाम था मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, नंबर एक बात। उसके बाद में लिखेंगे ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण्स, नंबर दो बात लिखेंगे ही प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड होता प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिटेड, किस पर इसने प्रतिबंध लगाया, तो आपने बताना सती सिस्टम, ठीक है, सती सिस्टम। इसने क्या किया, सती सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। देखो सती सिस्टम को रोकने का प्रयास करने वाला पहला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन सती सिस्टम को मतलब प्रोहिबिट करने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो आप सभी ने बताना इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन मैं आपको बता दूं हाँ जी इसने जैसे ही सती सिस्टम पर मतलब रोक लगाई तो मतलब क्या था, विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है ना। उस समय क्या था, मतलब जैसे इसने सती सिस्टम पर रोक लगाई ना, तो आप सभी जानते हैं सती सिस्टम पर रोक लगी तो विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी और ऐसे में उनको कोई घर में रखने को तैयार नहीं था, तो इसलिए लिखेंगे ही बिल्ट, लिखेंगे ही बिल्ट स्पेशल रेजिडेंसीज, लिखेंगे ही बिल्ड स्पेशल रेजिडेंसीज फॉर विडो एंड डिसेबल्स, यानी जो विकलांग लोग थे, डिसेबल्स लोग थे, इनके लिए इन्होंने क्या किया, स्पेशल रेजिडेंस बनाए। तो यहां से इसकी उदारता नजर आती है, यहां से इसकी मतलब काइंड हार्टनेस नजर आती है कि बहुत दयालु आदमी था, ठीक है। तो लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने मतलब जो विधवाओं के लिए स्पेशल रेजिडेंस बनवाए, या मतलब जो गरीब लोग थे, इन डिसेबल लोग थे, इनके रेजिडेंस बनवाए, तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो आप सभी जानते हैं जैसे ही इसने मतलब विधवाओं वगैरह के लिए इतने सब काम किए तो महाराजा कहलाए, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड बेटा। उसके बाद में मतलब इसने क्या किया, एक तो विडो और डिसेबल्स के लिए क्या किया, मतलब ये सिस्टम बनवाया। उसके बाद में इनको दान देने के लिए, गरीब जो लोग थे ना, इनको दान देने के लिए इसने काफी सिस्टम शुरू किया। लेकिन ही इस्टेब्लिश, इसने कुछ डिपार्टमेंट्स बनवाए, लेकिन ही इस्टेब्लिश, इसने ही इस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट, इसने एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया ताकि इन गरीब लोगों की हेल्प की जा सके, क्योंकि रेजिडेंस तो बना दिया लेकिन अब इनको खाने के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। दीवाने खैरात क्या था, खैरात होती है किसी को फ्री में चीजें बांटनी, यानी हेल्प करनी, किसी की गरीबों की हेल्प करनी, खैरात में चीजें मिलनी, ठीक है। तभी तो कहा होता है ना, चीजें खैरात में नहीं मिलती, मतलब खैरात होता है दान में देना, ठीक है। तो लिखेंगे ही इस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट जिसका नाम क्या था, दीवान खैरात, टू हेल्प पुअर पर्संस, ठीक है, पुअर पीपल्स। इसने जो गरीब लोग थे इनके हेल्प के लिए क्या किया, दीवाने खैरात शुरू किया। और उसके बाद में गरीब लोग बीमार भी पड़ते थे, ठीक है, या तो हेल्प तो हो गई लेकिन गरीब लोग तो बीमार भी पड़ेंगे और हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए वो मतलब सक्षम नहीं थे, इसलिए एक डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिश किया। ही इस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट जिसका नाम था दारुल शिफा, दारुल शिफा, ठीक है, दारुल शिफा। दारुल शिफा एक ऐसा डिपार्टमेंट था, ये हॉस्पिटल था, ठीक है, दारुल शिफा के नाम से हॉस्पिटल था। और इस हॉस्पिटल में क्या था, जो गरीब लोग थे, जो पुअर पीपल थे, पुअर पीपल जो थे, इनका क्या किया जाता था, ट्रीटमेंट किया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन आएगा दारुल शिफा क्या था, दारुल शिफा था हॉस्पिटल, और ये किसने स्टैब्लिश करवाया, फिरोज शाह तुगलक। और इसका मकसद क्या था, गरीब लोगों का फ्री ट्रीटमेंट हो। और उसके बाद में दीवाने खैरात, तो यहां पर गरीबों को क्या खैरात में चीजें मिलती थी, फ्री में चीजें मिलती थी। और इसने स्पेशल रेजिडेंस बनवाई किसके लिए, तो आपने बताना है विधवा महिलाओं के लिए। और उसके भी अलावा इसने स्पेशल रेजिडेंस बनवाए
गरीब जो डिसेबल लोग थे इनके लिए। तो ये बहुत बढ़िया, आपने इसके बारे में याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में उस समय दास प्रथा चला करती थी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बंदगान थे, सबसे ज्यादा जो स्लेव्स थे, वो इसी के अंडर थे। लिखेंगे मोस्ट ऑफ द या मैक्सिमम नंबर ऑफ, लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स होता है दास, यानी जो मतलब गुलाम लोग थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव्स अंडर, किसके अंडर थे बेटा? तो आपने बताना है फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज्यादा जो गुलामों की संख्या किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के टाइम थी, और फिरोज शाह तुगलक ऐसा नहीं कि इस गुलामों को ही बिठा के रखता था, इन गुलामों से फैक्ट्रियों में और अलग अलग जगह काम करवाया करता था, जिससे इनसे फायदा लिया करता था। मतलब दिमाग से भी तेज था ये बंदा, दिमाग से पैदल भी नहीं था, दिमाग से तेज था। इसने मतलब जो गुलाम लोग थे इनको अपने अंडर किया, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा गुलामों की संख्या किसके टाइम थी? फिरोज शाह तुगलक के टाइम। कितने? 1,80,000, ठीक है। 1,80,000, यानी सबसे ज्यादा जो गुलाम थे किसके टाइम थे? फिरोज शाह तुगलक के टाइम थे। और 1,80,000 स्लेव्स इसके मतलब अंडर थे, इसके दरबार में रहते थे। और इन गुलामों को मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम करवाया करता था, ठीक है। और इनकी वेलफेयर के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम क्या था? एक डिपार्टमेंट बनवाया, डिपार्टमेंट जिसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। दीवान ए बंदगान। बंदगान क्या होते हैं? जो बंदिश में रहते हैं, बंदगान मतलब स्लेव लोगों की वेलफेयर के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ स्लेव्स, यानी जो गुलाम लोग थे इनकी वेलफेयर के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। और इसके दरबार में 1,80,000 क्या रहा करते थे? स्लेव्स रहा करते थे, ठीक है। उस दौरान क्या हुआ, एक घटना और घटी, आसमानी बिजली पड़ी। और आसमानी बिजली पड़ने से जो कुतुब मीनार था वो क्या हो गया बेटा? खंडित हो गया, यानी टूट गया कुतुब मीनार। उसमें काफी दिक्कतें आ गई। तो लिखेंगे 1369 के अंदर, ठीक है, ही रिपेयर कुतुब मीनार, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का मतलब रिकंस्ट्रक्शन करवाया, कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया, एंड एडेड, और ऐड करी उसके अंदर, एडेड 5th स्टोरी बेटा। इस पर 5वीं जो मंजिल है वो इसने क्या करी? स्टैब्लिश करी बेटा, ठीक है। देखो, कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया? कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया, स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को जो है ना मतलब बनाना शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इसको कंप्लीट किसने किया? कंप्लीटेड बाय, तो आपने बताना इसी के दामाद, जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। आप सभी को याद आ रहा होगा, इल्तुतमिश। और इसको रिपेयर किसने करवाया? रेनोवेट किसने करवाया? रिपेयर्ड बाय, तो आपने बताना है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और इसने क्या किया? इसने मतलब 5वीं जो मतलब क्या है, कुतुब मीनार इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये मतलब जमीन है, यहाँ पर पहली स्टोरी है, इस तरीके दूसरी स्टोरी, इस तरीके से 5 इसकी स्टोरीज है, 5 इसकी मंजिलें हैं, ठीक है। और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कब? आपने बताना 1369 के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, बताइए सर, कुतुब मीनार की 5वीं स्टोरी का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन, इसने फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और इसको रिपेयर किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आप आगे सारे, ठीक है। ये तो बात होगी कुतुब मीनार इसकी, फिरोज शाह तुगलक की, यहां तक की बातें। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट। आप हर पॉइंट को अच्छे से आप रिवाइज करते जाइएगा, अच्छे से इसको समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद में। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, कैनाल बिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। देखो, नहरों का निर्माण करने वाला पहला जो सुल्तान था उसका नाम था, अगर आप बात करें, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। सबसे पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने क्या किया? नहरों का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क, ठीक है, नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क किसने बनवाया? सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। और किसके लिए बेटा? इरिगेशन के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए। और इसने एक काम और किया, मैक्सिमम गार्डन्स लगवाए बेटा, बहुत सारे बाग बगीचे लगाए, मैक्सिमम गार्डन्स। और कहा जाता है इसने सिरसा के पास भी 1200
यानी बहुत सारे ऐसे गार्डन्स जो थे, इसने 1200 से भी ज्यादा गार्डन्स का निर्माण करवाया। और इरिगेशन के क्या लिए क्या बनाई बेटा, इसने कैनाल बनाई। और एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, अब इरिगेशन के लिए कैनाल बनाई है तो इरिगेशन जिन खेतों में होगी उन खेतों में क्या होगा, फसलें ज्यादा होगी, इसलिए इसने एक एग्रीकल्चर टैक्स लगाया, ठीक है। जिन खेतों में इन नहरों से सिंचाई होगी उसके लिए क्या होगा बेटा, इरिगेशन एक टैक्स लगाया जिसका नाम क्या था, शरम। शरम क्या था, एक प्रकार का एग्रीकल्चर टैक्स था, ठीक है, एक प्रकार का इरिगेशन टैक्स था, सिंचाई टैक्स था, ठीक है। इसको इरिगेशन टैक्स कहेंगे, एग्रीकल्चर टैक्स कहेंगे। और इस टैक्स का नाम क्या था बेटा, इसका नाम था शरम। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल का निर्माण किसने करवाया, आप बताना, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और बहुत सारी इसने क्या लगाए बेटा, बाग बगीचे लगाए, ठीक है, दारुल शिफा का निर्माण कराया। उसके बाद में बात करते हैं, तो सोल्जर की पोस्ट थी, इसको इसने क्या कर दिया, हेरिडिटरी बना दिया। सोल्जर पोस्ट मेड हेरिडिटरी बेटा। हेरिडिटरी का मतलब वंश के अकॉर्डिंग, यानी जिसका बाप सेना में था उसका बेटा भी सेना को ज्वाइन कर सकता है। तो इसने जो आर्मी की पोस्ट थी ना उसको क्या कर दिया, हेरिडिटरी कर दिया। मतलब वो सेना का सिपाही का बेटा क्या बन सकता है, सिपाही बन सकता है। और ये किसने किया सबसे पहले, तो आपने बताना है इस काम को सबसे पहले करने वाला कौन था, आपने बताना है फिरोज शाह तुगलक था बेटा। उसके बाद में लिखेंगे ही डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल, ही डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हिंदू विरोधी आदमी था, ही डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल। और जगन्नाथ टेम्पल कहां पर है, तो आपने बताना है पुरी में है। पुरी कहां पर है बेटा, उड़ीसा में है, ठीक है। इसने पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करवाया, ठीक है। और जगन्नाथ टेम्पल को ही क्या कहा जाता है, व्हाइट पेगोडा कहा जाता है, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल को ही व्हाइट पेगोडा कहा जाता है, ठीक है। और ये कहां पर है, पूरी उड़ीसा में है। और एक उड़ीसा में एक मंदिर और है जिसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा। देखो बौद्ध धर्म में मंदिरों को पेगोडा कहा जाता है और इन मंदिरों की कंपेयर की जाती है व्हाइट पेगोडा या ब्लैक पेगोडा से, ठीक है। तो आपने बताना सर व्हाइट पेगोडा कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है, और ब्लैक पेगोडा का किसको कहा जाता है बेटा, कोणार्क सन टेम्पल को, ठीक है। कोणार्क जो सन टेम्पल है इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। तो आप सभी ने याद रखना है, ठीक है। और एक देश है जिसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है, एक देश है जिसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है। और वो देश कौन सा है, वो देश है म्यांमार, ठीक है। वो देश है म्यांमार, अपना पड़ोसी देश है। और इसी का ओल्ड नेम क्या था, बर्मा था, ठीक है। इसी म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था, बर्मा था। और बर्मा 1937 तक भारत का हिस्सा था बेटा, 1937 तक भारत का हिस्सा था। और 1937 में ही ये बर्मा अपने से क्या हुआ था, अलग हुआ था। ये बात आप सभी ने याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले इसने क्या किया इसके दरबार में पोस्ट जो मतलब सोल्जर्स थे उसको हेरिडिटरी कर दिया, डिस्ट्रॉय जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में है। और इसने एक मंदिर का डिस्ट्रॉय और करवाया, ज्वाला टेम्पल, श्री ज्वालाजी जो टेम्पल है, ज्वालाजी टेम्पल। और ज्वालाजी टेम्पल कहां पर रहता है, आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है ज्वाला टेम्पल, इसको इसने नष्ट करवाया, कांगड़ा के अंदर है। इसको लूटा, ठीक है, इस मंदिर को लूटा और इस मंदिर को क्या करवा दिया, इसने नष्ट करवा दिया, ज्वाला टेम्पल। लेकिन आपको पता है शक्तियां कहां नष्ट होती है, और डिस्ट्रॉय करवा दिया जगन्नाथ टेम्पल जो कि आज भी वहां पे मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा टोपरा पिलर्स, ठीक है, राजा अशोक ने कुछ स्तंभ निर्माण करवाए, कुछ गुफा में लेख लिखवाए, कुछ पिलर्स बनवाए, ठीक है, कुछ गुफा लेख लिखवाए, कुछ शिलालेख लिखवाए। उसमें टोपरा पिलर था अंबाला के अंदर, टोपरा पिलर कहां था, अंबाला में एक पिलर था राजा अशोक का, टोपरा पिलर कहा जाता है इसको। और एक मेरठ के अंदर जिसका नाम था मेरुत पिलर, ठीक है, मेरठ पिलर। इन दोनों पिलर को यहां से उठवाया और इसको सेटअप कहां करवाया, इनको सेटअप करवाया दिल्ली के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, फिरोज शाह तुगलक ने राजा अशोक के किन दो स्मारकों को उठाकर दिल्ली में लगवा दिया, एक तो था टोपरा पिलर अंबाला के अंदर हरियाणा में, और दूसरा कौन सा था बेटा, मेरठ पिलर। और मेरठ पिलर कहां था, तो आप सभी ने बताना सर ये मेरठ पिलर था दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ही स्टैब्लिश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इसने विकास के लिए क्या किया, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है इसका निर्माण करवाया बेटा, ठीक है।
विकास के लिए इसने क्या किया बेटा, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है इसका निर्माण करवाया, दारुल शिफा के नाम से हॉस्पिटल बनवाया, दीवाने बंदगान इसने बनाया, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्लेब किसके दरबार में थे, तो आपने बताना है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया इसने, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 सिटी को इसने बसाया, ठीक है। उसके बाद एक शरब के नाम से टैक्स लगवाया, आप सभी जानते हैं इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। इसके बाद लिखेंगे 1388 के अंदर, यह एक बात समझना जरा, 1388 के अंदर 1388 के अंदर, यहां मेरी बात को समझना, 1388 के अंदर लिखेंगे सारे, 1388 के अंदर फिरोज शाह तुगलक डाइट, फिरोज शाह तुगलक डाइट। 1388 के अंदर फिरोज शाह जो तुगलक थे इनकी क्या होगी बेटा, डेथ होगी। और जैसी डेथ हुई ना, इसके बाद से तुगलक डायनेस्टी क्या होगी, बिखर गई बेटा। और 1388 से लेकर 1388 से लेकर आपने बताना सर 1394 तक 5 अयोग्य शासक, 5 अयोग्य शासक तुगलक वंश की गद्दी पर बैठे, ठीक है। 5 अयोग्य शासक ने शासन किया, ठीक है, शासन किया। अयोग्य होगा तो उसका नाम लेना भी जरूरी नहीं है, और ना ही उनका कभी एग्जाम में पूछा जाता। कोई 2 महीने रहा, कोई 2 साल रहा, आपस की फूट के कारण एक दूसरे को मारते गए। और 1394 तक 5 अयोग्य शासक जो थे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। लेकिन 1394 के अंदर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आखिरी शासक बैठा जिसका नाम था नसीरुद्दीन, जिसका नाम क्या था बेटा, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद बेटा। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 1394 में एक शासक बैठा जिसका नाम क्या था, नसरुद्दीन महमूद इसका नाम था, ठीक है। लेकिन ये भी अयोग्य शासक था, ठीक है। और इसने 1394 से लेकर 1414 तक इसने शासन किया, लेकिन ये अयोग्य शासक था। लेकिन इसका जिक्र अपने को इसलिए करना पड़ेगा, इसके टाइम पीरियड के अंदर इसका एक मंत्री हुआ करता था, इसका एक मिनिस्टर था खिजर खान, इसका एक मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर का नाम क्या था, खिजर खान, खिजर खान, ठीक है। और इसी के टाइम में क्या हुआ, अपने 1398 के अंदर हुआ, 1398 के अंदर सबसे मशहूर इन्वेजन हुआ, अटैक हुआ, इन्वेजन ऑफ तैमूर, ठीक है। तैमूर का इन्वेजन हुआ, बड़ा क्रूर शासक था तैमूर, और ये समरकंद से आया था, समरकंद, ये समरकंद से आया था। और ये समरकंद आप सभी ने बताना सर ये तुर्की में था उस समय, तुर्की में। लेकिन आज समरकंद कहां पर है, आज समरकंद है उज्बेकिस्तान के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद है। और उस समय समरकंद कहां था, समरकंद था तुर्की के अंदर, आज पार्ट किसका, उज्बेकिस्तान का है। और यहीं से एक शासक आया था भारत पर अटैक करने जिसका नाम था तैमूर, और एक पैर से लंगड़ा था, ये लंगड़ा के चलता था, इसलिए इसको बोलते हैं तैमूर लंग, क्योंकि जो बंदा लंगड़ा के चलता है ना उसको लंग कहा जाता है, तैमूर लंग इसका नाम था, ठीक है। और इसने 1398 के अंदर अटैक किया। लेकिन जैसे इसने अटैक किया, इसका साथ किसने दिया, खिजर खान ने इसका साथ दिया। अपनों ने अपनों को ही धोखे दिए, ठीक है ना, गैरों से हमें क्या मतलब किसी प्रकार का अफसोस था, ठीक है। धोखे तो अपनों ने दिए थे, है ना, हम तो दूसरों से खफा कैसे हो सकते थे। तो खिजर खान ने इसका साथ दिया तैमूर का। और तैमूर जब भारत आया ना, तो उस समय दिल्ली का कोई वाली वारिस मल्लू खान था, इसका महमूद, नसरुद्दीन महमूद का सेनापति मल्लू खान, ठीक है। प्रयास ठीक थे, लेकिन जैसे ही उसने दिल्ली पे अटैक किया तो मल्लू खान और नसरुद्दीन महमूद दिल्ली को उसके हालातों पे छोड़ के भाग गए। और उसके बाद जो नरसंहार हुआ ना, तो सारे इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसा नरसंहार दुनिया में कहीं नहीं हुआ था जो नरसंहार दिल्ली के अंदर तैमूर लंग ने किया था। और इसने मार काट करके और लाशों की मीनार चिनवा दी, ठीक है ना। आप एक मतलब दिमाग के अंदर अगर उन चीजों को आप समाहित करके देखें, उनको इमेजिन करके देखें, तो एक मतलब लाशों की मीनार बनवानी, कटे हुए सिरों की मीनार बनवानी, कैसा उसका शासन रहा होगा, है ना। और दिल्ली की जनता को घर घर में घुसकर मारने लगे, और इसलिए दिल्ली की जनता ने डिसाइड किया, है ना, उनकी महिलाओं का रेप किया जाने लगा। यानी जो दुर्दशा उसमें दिल्ली की थी, शायद किसी भी एरिया में ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई होगी। और दिल्ली के लोगों ने डिसाइड किया मरना तो है, तो दिल्ली के लोगों ने क्या किया, घरों में अपनी महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को कैद करके और उनको घरों को आग लगा दी और कूद पड़े लोहा लेने, किससे बेटा, तैमूर लंग के सैनिक से। ये जो मैं घटना बयान कर रहा हूं ना, तो मेरे को भी बड़ा दुख होता है कि कैसे उन लोगों ने तैमूर लंग के आक्रमण को सहा होगा। इतिहास बहुत बड़ा है।
और इतिहास में ऐसे ऐसे राजा आए हैं जिनके आक्रमण का भारत के आम लोगों ने बड़ा शासन, देखो आक्रमणकारी का मकसद होता है लूटपाट करके जाना, लेकिन उस समय जो आम लोग होते हैं इनका कोई कसूर नहीं होता। आज जापान की बात करें, हिरोशिमा पर अटैक हुआ, परमाणु अटैक, नागासाकी पर परमाणु अटैक हुआ, ठीक है, झगड़ा दो देशों की सरकारों के बीच में हो सकता है, दो देशों की पॉलिटिक्स के बीच में हो सकता है, लेकिन वहां पर आम आदमी का किसी प्रकार से कोई उसमें दोष नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा सजा किसकी भुगतनी पड़ती है? आम आदमी को भुगतनी पड़ती है, जो कि सजा मतलब आज भी दुनिया देश के अंदर आम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ठीक है, अगर पैलेस्टाइन के अंदर देखें सारे लोग दोषी नहीं है, ठीक है, आज सीरिया में देखें तो सारे लोग दोषी नहीं है। आज अगर बात करें जैसे मान लो देश है अपना रशिया, उसके अलावा रशिया के बराबर यूक्रेन देश है, तो सारे लोग दोषी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो किसी न किसी अटैकर की जो मतलब एक मेंटेलिटी होती है, उसका सामना, उसका दोषी कौन बनता है? आम आदमी बनता है, उसका भुगतभोगी आम आदमी बनता है। तैमूर ने जो दिल्ली पर नरसंहार किया, दिल्ली कांप गई और ऐसा था घर घर में लाशें पड़ी हैं और लाशों से बदबू आ रही है और ऐसा लग रहा था कि महामारी फैलेगी। बहुत सारे लोगों ने मतलब छापामारी, जैसे महापंचायत हुई, महापंचायत में ये डिसाइड किया गया कि तैमूर का सामना किया जाए। तो मतलब वहां के आम आसपास के जो योद्धा थे उन्होंने छापामारी युद्ध से क्या किया? तैमूर का सामना भी किया। उसमें राम प्यारी गुज्जर का भी नाम आता है, एक महिला जो बड़ी वीरांगना थी, लड़ी थी, राम प्यारी गुज्जर। बहुत सारे लोगों ने सामना किया था और आखिरकार ये तैमूरलंग घायल हुआ, जख्मी हुआ और ये भारत से चला गया। और कहा जाता है कि उसी जख्म के कारण लगभग 1405 ईस्वी के अंदर समरकंद में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो 1398 के अंदर मशहूर जो अटैक हुआ तैमूर का बेटा, कब? 1398 में। उस समय शासन किसका था? तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश का राजा कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। और इसका साथ किसने दिया? तैमूर का उसके मिनिस्टर खिजर खान ने साथ दिया। तैमूरलंग जैसे भारत गया ना, तैमूरलंग का एक बेटा था, तैमूर का बेटा था जिसका नाम था शाहरुख। ठीक है, शाहरुख, ठीक है, इसको सौंप दिया शासन, शाहरुख को सारा शासन सौंप दिया और भारत से चला गया कौन? तैमूर। लेकिन ना तो तैमूर की भारत में शासन करने की मंशा थी और ना ही मंशा थी किसकी थी बेटा? शाहरुख की। और शाहरुख भी जल्दी भारत से लौट गया, किसको शासन सौंप कर? तो आपने बताना है खिजर खान, खिजर खान को शासन शासन सौंप कर अपने जीते हुए एरिया सौंप कर खिजर खान को वापस लौट गया कौन बेटा? तैमूर। और इस तरीके से तैमूर का जो अटैक था वो आज भी मतलब भारत के इतिहास में एक दर्द बन के सामने आता है। ठीक है, और 1414 के अंदर 1414 के अंदर जैसे ही, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही नसरुद्दीन महमूद डाइड, नसरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है 1414 के अंदर, और उसके बाद में नया शासक कौन बनता है? तो आपने बताना है खिजर खान। खिजर खान नया शासक बनता है। और अब 1414 के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब 1414 के अंदर भारत में तुगलक वंश का खात्मा हो गया और एक नया वंश राज करेगा जिसका नाम है सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। और ये 1414 से लेकर 1451 तक राज करेगी। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसका शासन भी नहीं रहा, कोई महान राजा भी नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट शिया वंश था, फर्स्ट शिया वंश था। बाकी सारे सुन्नी वंश थे और ये कल्ला क्या था? शिया वंश था। और 1414 से लेकर 1451 तक ये सैयद वंश क्या करेगा? राज करेगा। यहां आप इसको यही खत्म करते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट आप पढ़ेंगे अभी, जो डिपार्टमेंट मतलब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश या दिल्ली सल्तनत के मतलब राजाओं ने सेटअप किए थे। देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, बढ़ते देखते जाना बढ़िया से। हाँ जी, चलिए, सबसे पहले डिपार्टमेंट लिखो दीवान ए विजारत। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए विजारत क्या था, दीवान ए विजारत क्या था, तो आप बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, अगर आपको दीवान विजारत पूछे तो आप सभी ने बताना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। तो आपने बताना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। रेवेन्यू एंड फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट था वो क्या कहलाता था? डिपार्टमेंट ऑफ विजारत कहलाता था। उसके बाद में दीवान ए अरीज लिखेंगे, दीवान ए अरीज, अच्छे से याद करना सारी बातें। दीवान अरीज क्या था? तो आपने बताना है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। ठीक है,
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, यानी सेना का जो डिपार्टमेंट था उसको क्या कहा जाता था, तो आपने बताना दीवान अरीज, और इसका हेड क्या कहलाता था, दीवान मुमालिक। इसका हेड क्या कहलाता था, दीवान ए मुमालिक कहलाता था। दीवान ए मुमालिक कहलाता था इसका डिपार्टमेंट का हेड, और इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था, डिपार्टमेंट अरीज। आगे लिखो दीवान ए इंशा, ठीक है, लिखो दीवान ए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। दीवान ए इंशा, दीवान ए इंशा क्या था, मेरी बात सुनो ध्यान से। दीवान ए इंशा क्या डिपार्टमेंट था, पत्राचार का डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी पत्राचार का डिपार्टमेंट, ठीक है। आप सभी ने बताना सर पत्राचार का जो डिपार्टमेंट था उसको बोला जाता था डिपार्टमेंट दीवान इंशा, या इसको डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहा जाता था। आगे लिखेंगे दीवान रिसालत, ठीक है, लिखेंगे दीवान रिसालत, दीवान ए रिसालत, रिसालत, ठीक है। अब आप पूछोगे सर दीवान रिसालत क्या था, तो आप सभी ने बताना है दीवान रिसालत क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये था डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आगे लिखो दीवाने बंदगान, दीवान ए बंदगान, तो मैंने बताया था दीवाने बंदगान क्या था, मतलब जो बंदी लोग थे, या बंदी तो क्या थे, स्लेव लोग थे, यानी वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, बेटा डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, यानी जो गुलाम लोग थे, स्लेव लोग थे, इनकी वेलफेयर के लिए डिपार्टमेंट बंदगान बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात क्या था, हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प पुअर, यानी गरीब लोगों के मतलब हेल्प के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था दीवान ए खैरात। उसके अलावा लिखो दारुल शिफा, दारुल शिफा यानी ये मतलब हॉस्पिटल था, ठीक है, चैरिटी हॉस्पिटल था, ये एक प्रकार का चैरिटी हॉस्पिटल था जिसका नाम क्या था, दारुल शिफा। और ये किसने बनवाया, तो आपने बताना सर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। आगे लिखो दीवान ए मुस्तक राज, ठीक है, लिखो दीवान ए मुस्तक राज, मुस्तक राज, और ये लिखेंगे ये डिपार्टमेंट क्या था, टू रियलाइज एरियर्स, ठीक है। तो मतलब क्या था, ये एक बकाया का डिपार्टमेंट था, बकाया जो होता था उसका डिपार्टमेंट था जिसका नाम था दीवाने मुस्तक राज। आगे लिखो दीवाने कोही, दीवाने कोही, ये एग्रीकल्चर को लेके डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर को लेके डिपार्टमेंट था जिसका नाम क्या था, दीवाने कोही के नाम से, ठीक है। आगे लिखो दीवाने कजा, लिखो दीवाने कजा, दीवान ए कजा, ये मतलब क्या था, जस्टिस डिपार्टमेंट था, जस्टिस यानी न्याय का डिपार्टमेंट था जिसको दीवान ए काजा कहा जाता था, ठीक है। और इसको लिखो, आगे लिखो दीवान ए इस्तियाक, ठीक है, दीवान ए इस्तियाक, लिखो सारे दीवान ए इस्तियाक। और ये पेंशन का डिपार्टमेंट था, दीवान ए इस्तियाक क्या था बेटा, पेंशन का डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आपने बढ़िया से करने हैं। आज आपने कंप्लीट किया 1414 तक, और कल की क्लास में हम करेंगे 1414 से लेकर 1451। ये राज कौन करेगा, सैयद वंश, ठीक है। और ये फोर्थ डायनेस्टी जो राज कर रही है बेटा, सैयद वंश फोर्थ डायनेस्टी जो राज कर रही है। और 5 डायनेस्टी में एक ही डायनेस्टी ऐसी हुई है जहां पर शिया लोगों ने राज किया, वो कौन सी थी बेटा, सैयद डायनेस्टी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, हर पहलू आपने अच्छे से कवर किया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ रहे।